सर्वप्रथम अकाल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख में मिलती है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा कि बेसनगर अभिलेख कहाँ स्थित है, कि वैदिक देवता की पूजा जो है एशिया माइनर तुर्की के क्षेत्र में भी किया जाता था। लो दोस्तों, मैं वसीम अकरम। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ जानकारी के स्रोत के बारे में। यानी कि आज हम लोग डिटेल देखने वाले हैं कि पुरातत्व से जो भी हमें यानी कि हमारे खुदाई के जरिए, हमारे शिलालेख, हमारे स्तंभ लेख, हमारे मंदिर से जो भी जानकारियां मिली है प्राचीन भारत के बारे में, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बताता चलूं कि हम लोगों ने सबसे पहले आपको पढ़ाया कि धर्म ग्रंथ से, हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ, हमारे जो जैन धर्म ग्रंथ, हमारे जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, उससे जो भी जानकारियां हमारे प्राचीन भारत के बारे में मिली वो चीजें हमने आपको पढ़ाने का प्रयास किया। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें कि हमारे जो ऐतिहासिक यानी कि हमारे भारतीयों द्वारा जो लिखी गई कुछ पुस्तक, कुछ ग्रंथ थे, उनसे जो भी जानकारी हमारे प्राचीन भारत के बारे में मिली उनको भी हमने पढ़ाने का प्रयास किया। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था कि विदेशी विवरण यानी कि विदेशी लेखक ने जो भी चीजें भारत के बारे में अपनी पुस्तक में लिखे उसको भी हमने पढ़ने का प्रयास किया। और साथ ही इन तीनों टॉपिक का जो है आपको क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी कराने का हमने प्रयास किया। आज का लेक्चर होगा कि हमारा जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है यानी कि खुदाई के जरिए या मंदिर के जरिए या बहुत सारे शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र लेख या गुफा से जो भी जानकारियां मिली उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय पुरातत्व का विकास कैसे कैसे हुआ, भारतीय पुरातत्व के बारे में हम लोग जानते हैं। पुरातत्व बोलते हैं पुराने चीजों को खोद कर गड़े मुर्दे को निकालना पुरातत्व बोलते हैं। मतलब पुराने चीजों को जो खोद कर उसके बारे में जो जानकारी हासिल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पुरातत्व, और जो जानकारी हासिल करते हैं उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो अंग्रेज थे, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना की थी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, इसीलिए इसको भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है। बात समझ में आया? जैसे पुरातत्व का काम क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर जो अयोध्या में बना, तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है खुदाई करके, वहां पर जा करके विजिट करके, वहां के मिट्टी पत्थर वगैरह इन चीजों को देख करके, वहां के ईंटों को देख करके जो है ASI ने यानी कि भारतीय सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण ने ही बताया था कि इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है। बात समझ में आया? तो वही चीज होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसी की स्थापना किसने की थी? एक अंग्रेज सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। बात समझ में आया? कब? 1861 ईस्वी में। याद रखिएगा, उन्होंने भारत के कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों की पहचान की और खुदाई का काम शुरू किया। यानी कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, बहुत सारे जो बौद्ध के स्थल हुआ करते थे, जो मिट्टी के तर में दब गए थे, जो गुम हो गए थे, जो कि मिट चुके थे, उनको जो है फिर से खोज करके उनकी खुदाई करने का कार्य किया। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय इतिहास की खोज को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया। मतलब कि इन्होंने खुदाई के जरिए जो है भारतीय इतिहास को उजागर करने का प्रयास किया। प्राचीन भारतीय इतिहास को जो है इन्होंने खुदाई के जरिए उजागर करने का प्रयास किया। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रमुख अभिलेखों से जो जानकारी मिली, यानी कि प्रमुख बहुत सारे जो अभिलेख, राजा महाराजा जो अभिलेख लिखवाते थे, बहुत सारे अभिलेख, उनसे जो है हमें किस राजा के बारे में कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है और क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बोगाज-कोई अभिलेख। सबसे पहला है हमारा बोगाज-कोई अभिलेख, जो कि लगभग 1400 ईसा पूर्व, BC आ जाए मतलब ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आपको बार बार समझाने का प्रयास किए हैं। अभी चल रहा है 2025, बैक में जाएंगे 0 ईस्वी और इससे आएंगे 1400 साल पहले, इससे आएंगे 1400 साल पहले, तो इसको लिखेंगे 1400 ईसा पूर्व। यानी कि 0 ईस्वी से 1400 साल पहले जो है बोगाज-कोई अभिलेख को लिखा गया था। 1400 साल पहले ईसा पूर्व जो है बोगाज-कोई अभिलेख को लिखा गया था। जो कहां पर मिला? जो एशिया माइनर, जिसको आज हम लोग तुर्की कहते हैं, तुर्की का एक हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं एशिया माइनर, वहां पर जो है बोगाज-कोई अभिलेख मिला। इससे यह पता चलता है इसमें किस चीज की जानकारी दिया गया है, तो ये चीजें देखते हैं। इसमें हत्ती और मित्तानी राजाओं के बीच एक संधि का वर्णन है। यानी कि एक हत्ती नाम करके एक राजा थे और एक मित्तानी नाम करके एक राजा थे। इन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी, उस संधि को बोगाज-कोई अभिलेख में लिखा गया था। और
और इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नातस्य जिसका असली नाम अश्विनी कुमार था, को साक्षी के रूप में बताया गया है। मतलब कि जो दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था, दोनों राजा जो कि हत्ती और मित्तानी नाम करके दो राजा थे, इनके बीच में जो संधि हुई थी, जो समझौता हुआ था, उसमें जो वैदिक देवता थे उसको साक्षी माना गया। वैदिक देवता जैसे मित्र हो गया, वरुण हो गया, इंद्र हो गया या नौसत्य जिसको अश्विनी कुमार बोलते हैं, इन सभी के जो है साक्षी मान करके संधि किया गया। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, अभी बोलते हैं ना कि भगवान को साक्षी मान के हम शपथ लेते हैं। जैसे आप कोई सांसद बनता है, नहीं बोलते संविधान को साक्षी मान के शपथ लेते हैं, फला भगवान को साक्षी मान के शपथ लेते हैं। तो उसी तरह से इसमें यह दिखाया गया है कि हत्ती और मितानी जो है वैदिक देवता को जो है साक्षी मान के शपथ लिए थे कि अब हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा, संधि किए थे। बात समझ में आया? जो इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वैदिक देवता उस समय इस क्षेत्र में भी पूजे जाते हैं। मतलब सोच के देखिए कि जो अभी का तुर्की है वहां पर बोगाज कोई अभिलेख मिला जिसमें यह बताया गया कि हत्ती और मितानी के बीच में संधि हुआ और उस संधि में जो साक्षी माना गया वो वैदिक देवता को माना गया। इससे यह पता चलता है कि वैदिक देवता की पूजा जो है एशिया माइनर तुर्की के क्षेत्र में भी किया जाता था उस समय। कब? 1400 ईसा पूर्व में। बात समझ में आया? ठीक है। इससे ऋग्वेद की रचना और भी प्राचीन सिद्ध होती है। यानी कि इससे यह पता चलता है कि जब ऋग्वेद के जो देवता है उसको साक्षी माना जा रहा है, कब? 1400 ईसा पूर्व में। इसका मतलब ऋग्वेद जो है इससे और पहले लिखा गया होगा। बात समझ में आया? ऋग्वेद जो है इससे और पहले लिखा गया होगा। इससे पता चलता है कि ऋग्वेद की जो रचना है वो और भी प्राचीन है, यानी कि 1400 ईसा पूर्व से और पहले लिखा गया। अगला अभिलेख पढ़ेंगे बेसनगर अभिलेख। बेसनगर अभिलेख या जिसको हम लोग गरुड़ स्तंभ बोलते हैं, इसमें किसके बारे में है? तो आपको याद रखना है कि लगभग 113 ईसा पूर्व में जो है इसको लिखा गया। कब? 113 ईसा पूर्व में, मतलब 0 ईस्वी से 113 साल पीछे। 0 ईस्वी से 113 साल पीछे, यानी कि 113 ईसा पूर्व में जो है इसको लिखा गया। और इसको कहां पर स्थापित किया गया? इसको विदिशा जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का हिस्सा है, उसको विदिशा जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इसमें स्थापित किया गया। किसने स्थापित किया? यूनान के एक राजदूत थे जिसका नाम था हेलियोडोरस। जिसका नाम था हेलियोडोरस। उसने क्या किया था? 113 ईसा पूर्व में विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पर जो है बेसनगर अभिलेख को स्थापित किया था। और इसमें किसकी जानकारी है? शुंग वंश के जो शासक थे बाघभद्र, उसकी जानकारी है। अगला देखिएगा इसमें कि इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस स्वयं को भागवत और भगवान वासुदेव जिसको दूसरा नाम है कृष्ण, इसमें जो लिखा गया है, किसने लिखा था? इसको लिखा था हेलियोडोरस ने। इसको किसने लिखा था? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस ने खुद के बारे में यह भी लिखा कि मैं जो हूँ भागवत धर्म को बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और खास करके जो भगवान वासुदेव है या भगवान कृष्ण है उसका जो है मैं उपासक हूँ। उन्होंने खुद बताया किसमें? बेसनगर अभिलेख में। यानी कि यूनान के जो राजदूत थे हेलियोडोरस, उन्होंने खुद को भागवत धर्म का और भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण का जो है उपासक बताया। ठीक है, बात समझ में आया? जो भारत के में भागवत धर्म के विकास का सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण है, यानी कि भागवत धर्म का सबसे पुराना ये प्रमाण है। बात समझ में आया? चलिए, ये बात कब की है? 113 ईसा पूर्व की। अगला देखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। यह कलिंग के राजा खारवेल का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? कलिंग के राजा, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। वर्तमान उड़ीसा में कलिंग हुआ करता था, वहां के जो राजा थे खारवेल, उसका अभिलेख है। उसके बारे में जानकारी है, जो उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी की एक गुफा में मिला। ठीक है, कहां पर मिला? ये कहां पर ये इसको लिखा गया है? उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी के एक गुफा में इसको उत्कीर्ण कराया गया है। इसमें जो है ना भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। बात समझ में आया? इसमें भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया और भारतवर्ष शब्द का प्रयोग करने वाला ये पहला अभिलेख है। बात समझ में आ गया होगा आपको। और यह नंद वंश के शासकों के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है। ये किसके बारे में जानकारी देता है? ये जो है देखिए, कलिंग के राजा खारवेल के बारे में तो जानकारी देता ही है, साथ में ये नंद वंश के जो राजा थे उस टाइम के, उसके बारे में भी जानकारी देता है। और इसमें नंद वंश के बारे में लिखा गया है कि नंद वंश जो है खारवेल से पहले का शासक हुआ करता था। यानी कि नंद वंश का जो राज था वो खारवेल से पहले उसका शासन हुआ करता था। बात समझ में आया? चलिए, अगला अभिलेख है
सोहगौरा अभिलेख। अगला अभिलेख क्या है? सोहगौरा अभिलेख। ये याद रह जाएगा। सोहगौरा अभिलेख के बारे में सर्वप्रथम दुभिक्ष यानी कि अकाल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख में मिलती है? सोहगौरा अभिलेख में। और इसमें बताया गया है कि जब अकाल आता था यानी कि संकट काल में जो है खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाता था। जैसा आपने देखा होगा पटना का गोलघर, वो अनाज को अकाल के टाइम पे अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। उसी तरह से सोहगौरा अभिलेख में ये बताया गया है कि अगर दुभिक्ष हो जाए मतलब अकाल पड़ जाए तो उस स्थिति में जो है पहले ही खाद्यान्न को, खाने पीने की चीजों को संरक्षित रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। बात समझ में आया? चलिए अगला अभिलेख देखिएगा, भित्री स्तंभ लेख। इसमें हूनों के आक्रमण का उल्लेख है। हून जो है ये एक वंश हुआ करते थे, हून, जो कि ज्यादातर राजपाट पे आक्रमण किया करते थे। तो हूनों के आक्रमण का इसमें उल्लेख है और बताया गया है कि गुप्त शासक जो स्कंदगुप्त थे यानी कि गुप्त वंश के जो राजा थे जिसका नाम था स्कंदगुप्त, उसने क्या किया था? हूनों को हराया था। उसने क्या किया था? हूनों को पराजित किया था। ये किसमें लिखा गया है? भित्री अभिलेख में, भित्री स्तंभ लेख में। अगला देखिएगा एरन अभिलेख। अगला है, छठा है एरन अभिलेख। गुप्त शासक भानुगुप्त के 510 ईस्वी में इस अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है। मतलब के एरन अभिलेख में जो है गुप्त शासक भानुगुप्त के टाइम पे लिखा गया यानी कि 510 ईस्वी के टाइम पे ये लिखा गया था। और इसमें ये लिखा गया कि इस टाइम पे जो है सती प्रथा हुआ करता था। और सती प्रथा होने का जो प्रमाण है, लिखित प्रमाण, ये पहला लिखित प्रमाण है। कौन सा? एरन अभिलेख। यानी इससे पहले भी सती प्रथा हुआ करता था लेकिन उसका कोई लिखित प्रूफ नहीं है। और एरन अभिलेख ही ऐसा अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहली बार जो है सती प्रथा का लिखित उल्लेख मिलता है। कब का है ये अभिलेख? 510 ईस्वी का, यानी कि गुप्त वंश का जो राजा था भानुगुप्त, इसके टाइम का है। ठीक है। इसमें एक सेनापति यानी कि गुप्त शासन के एक सेनापति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि सेनापति की मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी को जो है सती होना पड़ा था। उनकी पत्नी को जो है उनकी चिता के साथ जलना पड़ा था। बात समझ में आया? ठीक है। चलिए अगला है मंदसौर अभिलेख। सातवां है मंदसौर अभिलेख। ये ध्यान रखिएगा कि मंदसौर अभिलेख जो है ये किसके बारे में उल्लेख करता है? ये मालवा के जो राजा थे यशोवर्मन, उनके द्वारा हूनों पर जो है विजय प्राप्त किया था। यानी कि मालवा के नरेश यशोवर्मन ने हूनों को हराया था। इसका जिक्र मंदसौर अभिलेख में मिलता है। और साथ में ये भी बताया गया है इसमें कि यशोवर्मन जो है असम का जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वहां से लेकर के पश्चिमी सागर, असम के ब्रह्मपुत्रा नदी से लेकर के पश्चिमी सागर और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक का विशाल साम्राज्य का शासक था। यानी कि मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन को बहुत ही मजबूत शासक बताया गया है। बात समझ में आया? आठवां देखिएगा जूनागढ़ अभिलेख। आठवां है जूनागढ़ अभिलेख। यह रुद्रदामन की विजयों, प्रजा कल्याण नीतियों और उपलब्धियों का वर्णन करता है। मतलब जूनागढ़ अभिलेख में जो रुद्रदामन शासक थे, रुद्रदामन थे, उनके द्वारा जो भी विजय, जो भी जीत हासिल हुई थी, उन्होंने जो भी प्रजा के कल्याण के लिए जो भी नीतियां लाई थी, जो भी कानून बनाए थे, उनके बारे में, उनके जो भी उपलब्धियां थे, उनका वर्णन जो है किसमें मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। बस इतना याद रखना है आपको कि जूनागढ़ अभिलेख में जो है रुद्रदामन के नीतियों का वर्णन है। ठीक है। साथ ही मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। मतलब के जूनागढ़ अभिलेख में ही बताया गया है कि सुदर्शन झील जो है, इसी में बताया गया है कि मौर्य के टाइम पे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या अशोक, इन दोनों के शासन काल के बीच में ही जो है सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। बात समझ में आया? ये चीज किसमें मेंशन है? जूनागढ़ अभिलेख में। साथ ही संस्कृत भाषा का पहला लंबा अभिलेख है। मतलब कि जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। और ये कब लिखा गया? ये 150 ईस्वी में लिखा गया, यानी कि 150 ईस्वी में लिखा गया। बात समझ में आया? इसमें जूनागढ़ अभिलेख में दो चीज याद रखना है कि रुद्रदामन की बढ़ाई की गई है और साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के टाइम पे जो एक झील का निर्माण हुआ था, सुदर्शन झील, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। चलिए अगला देखिएगा नासिक अभिलेख। अगला देखिएगा नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में सातवाहन राजवंश की शक्ति और प्रतिष्ठा की जानकारी मिलती है। यानी कि दक्षिण भारत का एक राजवंश हुआ करता था जिसका नाम था सातवाहन राजवंश। और सातवाहन राजवंश की शक्ति यानी कि उसके पावर और उसके इज्जत यानी प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी मिलती है, वो नासिक अभिलेख से मिलती है। इसमें बताया गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी की सैन्य विजय के बारे में, उनकी उपलब्धि के बारे में, कि उन्होंने कैसे शकों के ऊपर जीत हासिल की थी, कैसे यवनों के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की थी। बात समझ में आया?
आया। नासिक अभिलेख में सातवाहन वंश की जो इज्जत प्रतिष्ठा थी उसके बारे में जिक्र करता है कि सातवाहन वंश के जो एक राजा थे जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन्होंने कैसे शकों पर विजय हासिल की थी, यवनों पर विजय हासिल की थी। बात समझ में आया। चलिए अगला देखिएगा प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख या इलाहाबाद स्तंभ लेख भी इसको बोलते हैं। गुप्त वंश के जो राजा थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। बात समझ में आया। यानी कि प्रयाग स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? गुप्त शासक यानी कि गुप्त वंश के जो राजा थे समुद्रगुप्त, उसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने जो है प्रयाग स्तंभ लेख की रचना की थी। इसमें समुद्रगुप्त की सैन्य विजय मतलब इसमें बताया गया है कि किस तरह से समुद्रगुप्त ने जो है सेना के जरिए दूसरे राज्यों पर विजय हासिल की। दूसरे राज्यों के बारे में, अभियान के बारे में बताया गया है। अपने साम्राज्य के विस्तार के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। मतलब कि इसमें गुप्त काल की जो राजनीति थी, संस्कृति थी और सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश डाला। इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि गुप्त वंश की जो राजनीति थी कैसी थी, संस्कृति यानी कि रहन सहन कैसा था और सामाजिक जीवन कैसा था। चलिए अगला स्तंभ लेख देखिएगा एहोल अभिलेख। अगला लेख देखिएगा एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है ये किसने लिखा? तो ये याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय एक राजा हुआ करते थे, पुलकेशिन द्वितीय। उनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था रवि कीर्ति, उन्होंने ही लिखा था एहोल अभिलेख। उन्होंने लिखा था एहोल अभिलेख जिसमें किसका वर्णन है? चालुक्य राजाओं का वर्णन है। जिसमें किसका वर्णन है? चालुक्य राजाओं का इतिहास का वर्णन है। और इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। देखिए विशेष रूप से उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन पर पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन है। मतलब कि एहोल अभिलेख में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस तरह से हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने किस तरह से हर्षवर्धन को हराया था। यानी कि एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की बड़ाई करता है और इसको लिखा था पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी कवि था रवि कीर्ति, उन्होंने लिखा था। चलिए अगला देखेगा ग्वालियर अभिलेख। और ग्वालियर अभिलेख जो है ये प्रतिहार राजवंश के जो राजा थे उनकी वंशावली दी गई है। इसमें दिखाया गया कि प्रतिहार वंश में इनका पहले राज आया, फिर इनके बाद ये दूसरा राजा आया, इनके बाद ये इसने राज किया, इनके बाद इसने राज किया। मतलब कि प्रतिहार राजवंश की जो वंशावली थी और उनकी जो भी उपलब्धियां थी उनकी जानकारी किसमें है? ग्वालियर अभिलेख में। किसमें है? ग्वालियर अभिलेख में है। और साथ ही ग्वालियर अभिलेख में यह भी बताया गया है कि किस तरह से नागभट्ट प्रथम ने अरबों को हराया था। चलिए अगला देखेगा देवपाड़ा अभिलेख। और ये देवपाड़ा अभिलेख बंगाल से रिलेटेड है। यानी कि बंगाल के शासक विजय सेन किससे रिलेटेड है? यानी कि इसमें विजय सेन की सैन्य सफलताओं यानी इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से विजय सेन ने पाल वंश के राजा को हराया था, किस तरह से विजय सेन ने वर्मन राजाओं को हराया था। चलिए ये तो अभिलेख से जो भी जानकारी मिली उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि उत्खनन यानी कि खुदाई से जो जानकारी मिली उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि खुदाई से हमें कौन कौन सी जानकारी मिली। इसमें एक ही चीज है, वो है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में है और बुर्ज होम में जो है नवपाषाण काल की जानकारी मिलती है। बुर्ज होम में नवपाषाण काल, पाषाण काल बोलते हैं पत्थर का युग, जब इंसान के पास कोई हथियार नहीं था तो पत्थर का हथियार बनाते थे, पत्थर से आग जलाते थे। यानी कि जब इंसान का विकास होना शुरू हुआ था 10,000 15,000 ईसा पूर्व पहले की बात है। तो नवपाषाण काल के पूरा स्थल है। मतलब नवपाषाण काल के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। कहां पर? बुर्ज होम में। इसमें बताया गया है गर्तवास के बारे में। गर्तवास बोलते हैं कि ये लोग जो है गड्ढों में घर बनाया करते थे। मतलब गड्ढा खोद के उसके मतलब गड्ढों में घर बनाते थे और घर में पहुंचने के लिए जो है सीढ़ी होती थी। यानी कि गड्ढों में उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। मतलब गड्ढे में घर होता था और घर में घुसने के लिए जो है ऊपर से नीचे सीढ़ियां हुआ करती थी। और साथ ही यहाँ एक अजीब चीज बताया गया है कि यहाँ पर अगर कोई मर जाता था तो उसको जो है पालतू कुत्तों के साथ दफनाया जाता था। मतलब मनुष्य को पालतू कुत्तों के साथ दफनाने का भी प्रमाण मिलता है। बात समझ में आया? पालतू कुत्तों के साथ जो है दफनाया जाता था। अब देखते हैं हम लोग सिक्का और उनका महत्व, यानी सिक्के और उनका महत्व। कुछ चीजें, कुछ जानकारी हमें सिक्कों से भी मिलती है। तो कौन कौन से सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आहत सिक्के। सबसे पहला क्या है? आहत सिक्के। आहत सिक्के लगभग 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं कि 600 ईसा पूर्व में जो सिक्के चलते थे उसका नाम था, उसको हम लोग बोलते थे आहत सिक्के। बात समझ में आया? और इसके बारे में हमें जानकारी क्या मिलती है कि आहत सिक्के पर कोई लेख यानी कि उस पर कुछ लिखा नहीं होता था। आहत सिक्के पर कुछ भी लिखा नहीं होता था। उसमें बस क्या होता था?
प्रतीक चिन्ह अंकित होते थे, उसमें बस सिंबल बना हुआ था, जैसे कि घोड़ा, गधा, हाथी, शेर, इन सभी चीजों, कोई भगवान का मूर्ति, मतलब इन सभी चीजों का जो है उसमें सिंबल बना हुआ था, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। उस टाइप के सिक्के चलते थे, उसको बोला जाता था आहत सिक्के, याद रहेगा, जिन्हें साहित्य में कसारपन भी कहा जाता है। आहत सिक्के का दूसरा नाम क्या है? कसारपन। आहत सिक्के को हम लोग कसारपन भी बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, लेख वाले सिक्के, यानी ऐसा सिक्का जिसपे कुछ लिखा गया है। तो सिक्के पर लेख लिखने की परंपरा सबसे पहले यवन शासकों ने शुरू की। ये पूछा जाता है कि सिक्के पर, मतलब ये जो सिक्के है, जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना कि इसमें लिखा रहता है 1 रुपया या कुछ भी, अगर प्राचीन भारत में लिखने का जो सबसे पहले, यानी सिक्के पर जो लिखने का सबसे पहला काम किया है, वो किसने किया है? यवन शासक जो थे, यवन वंश के जो शासक थे, उसने किया। चलिए अगला देखिएगा, समुद्रगुप्त के सिक्के, यानी कि समुद्रगुप्त के, गुप्त वंश के जो राजा थे समुद्रगुप्त, उनके टाइम पे जो सिक्के चलते थे उनकी क्या विशेषता है? तो उनके जो कुछ सिक्के हैं उन पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। मतलब कि समुद्रगुप्त के सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी समुद्रगुप्त का फोटो उसमें जो सिक्का पर था उसमें दिखाया गया था कि समुद्रगुप्त इसमें वीणा बजा रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था। चलिए अगला देखिएगा कि रोमन सिक्के। आपको पता है, हमने बताया था, पहले ही पढ़ा था कि भारत जो है रोमन के साथ व्यापार करता था, यहाँ से रेशम वगैरह वगैरह चीज, बहुत सारे मसाले यहाँ से देता था रोम को, और रोमन से जो है वहां से सोने के सिक्के लाता था। तो स्वाभाविक बात है कि भारत में रोमन सिक्के भी मिले। पुडुचेरी के पास जो अरिका मेडू है वहां पर बहुत सारे रोमन सिक्के प्राप्त हुए, जो ये दर्शाता है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार हुआ करते थे, जो ये बताता है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार होता था। चलिए अब देखते हैं हम लोग मंदिर वास्तुकला की शैली, यानी कि कुछ मंदिर से देखते हैं क्या जानकारी मिलती है। चलिए पहला है नागर शैली। पहला क्या है? नागर शैली। यह उत्तर भारत के मंदिरों की शैली है, मतलब कि उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं वो किस शैली के आधार पर बनते हैं? तो वो नागर शैली के आधार पर बनते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर भारत में नागर शैली के आधार पे मंदिर बनते हैं, जिसमें घुमावदार शिखर होता है। जिसमें क्या होता है? घुमावदार शिखर होता है। आपने मंदिर देखा होगा उत्तर भारत का, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उत्तर भारत का मंदिर कुछ इस तरह से होता है। आपने राम मंदिर भी देखा होगा, कुछ इस तरह से घुमावदार होता है, ठीक है, बात समझ, नुकीला टाइप का। चलिए अगला देखिएगा, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली है, मतलब दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनते हैं उनकी शैली जो है प्राचीन भारत में कैसी बनती थी? द्रविड़ शैली बनती थी, जिसमें शुरू में जो है ऐसे चबूतरा बना होता था, यानी कि पिरामिड टाइप का शुरू में चबूतरा बना होता था, और फिर ऊंचे ऊंचे जो है इस तरह से इमारत बनते थे। इस तरह से देखे होंगे आपने सूर्य मंदिर, या बहुत सारे जो है देखे सबरीमाला मंदिर, इस तरह के जो है बहुत ऊंचा ऊंचा जो है इस तरह के मंदिर बनते थे, और नीचे पिरामिड नुमा संरचना बना होता था। इसको बोलते हैं द्रविड़ शैली की मंदिर। याद रखिएगा, नागर शैली उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली कहां पर? दक्षिण भारत में। और उत्तर और दक्षिण भारत के जो बीच में जो मंदिर बनते थे उसको बोलते थे बेसर शैली। उसको क्या बोलेंगे? बेसर शैली। उसको क्या बोलेंगे? बेसर शैली। याद रहेगा, बेसर शैली, यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का जो मिश्रण था उसको बोलते हैं बेसर शैली। यानी कि दक्कन के जो मंदिर बनते थे, महाराष्ट्र जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में पड़ते हैं, वहां पर जो मंदिर बनते थे वो बेसर शैली के मंदिर बनते थे। चलिए अगला है पंचायतन शैली। अगला क्या है? पंचायतन शैली। तो यह मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसमें मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। यानी कि पंचायतन शैली जो मंदिर होता है वो कैसा होता है? जो मेन मंदिर है, ये एक बड़ा सा मंदिर मेन होता था, और चारों तरफ जो है छोटा छोटा मंदिर हुआ करता था। चारों तरफ जो है छोटा छोटा मंदिर हुआ करता था, इसको बोलते हैं पंचायतन मंदिर। यानी कि एक साथ 5 मंदिर, यानी एक बड़ा मंदिर, मेन मंदिर बीच में, और चारों तरफ जो है 4 मंदिर हुआ करते थे। इसको बोलते हैं पंचायतन मंदिर। नाम से याद रख लीजिएगा, 5 मंदिरों के समूह को बोलते हैं पंचायतन मंदिर। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में पंचायतन शैली पर बना है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में पंचायतन शैली पर बना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में पंचायतन शैली पर बना है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में पंचायतन शैली पर बना है। कुछ अन्य तथ्य हम लोग देख लेते हैं। मतलब कहा जाता है कि ये जो हमारा प्यारा भारत है, इस टाइप के जो म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, बर्मा, जावा, मतलब म्यांमार, वियतनाम, ये सभी जो देश है इनके साथ भी हमारा व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। इसीलिए हम लोग जो है बर्मा का जो नाम हमारे ग्रंथ में लिखा गया है वो क्या है? स्वर्ण भूमि। बर्मा को पुराने हमारे ग्रंथ में क्या बोला जाता था? स्वर्ण भूमि। याद रहेगा, बर्मा को स्वर्ण भूमि। जावा जो इंडोनेशिया का पार्ट है, अभी जावा को बोलते थे
यवद्वीप, जावा को बोलते थे यवद्वीप, और कंबोडिया को कंबोज बोला जाता था, और कंबोडिया को क्या बोला जाता था, कंबोज बोला जाता था। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे इसी से रिलेटेड यानी कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से रिलेटेड टोटल 25 क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब? 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय, इसको किस नाम से जाना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। क्या जाना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बोगज कोई अभिलेख कहाँ मिला? बोगज कोई अभिलेख आपको बताए थे कि तुर्की में मिला। कहां पर? तुर्की में, एशिया माइनर में मिला। कहां पर? तुर्की का एक हिस्सा पार्ट है एशिया माइनर, उसी में मिला। इसी में तो ये कब का है? ये 1400 ईसा पूर्व का है, अभी हमने पढ़ाया था। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देखिएगा कि बोगाज कोई अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख में किस देवता का उल्लेख है? इसमें ऋग्वैदिक देवता, बहुत सारे देवताओं का उल्लेख है, जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इन सभी ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इनको साक्षी मान के दो राजाओं के बीच में संधि हुआ था। बात समझ में आया? चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा कि बोगाज कोई अभिलेख किस युग का है? तो आपको हमने बताया था 1400 ईसा पूर्व का है। बोगाज कोई अभिलेख कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। छठा क्वेश्चन देखिएगा कि बेसनगर अभिलेख किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो बेसनगर अभिलेख जो है ये हेलियोडोरस के द्वारा स्थापित किया गया। ये देखिए हमने बताने का आपको प्रयास किया है। बेसनगर अभिलेख देखिए यहाँ पर है ना, बेसनगर अभिलेख किसके द्वारा? तो यूनानी राजदूत थे हेलियोडोरस, इन्होंने लिखा। कब? 113 ईसा पूर्व में। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेलियोडोरस पढ़ लिए। हेलियोडोरस किस शासक के दरबार में आया था? सातवां क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस जो है किस भारतीय राजा के दरबार में आया था? तो याद रखिएगा कि ये किसके दरबार में? भागभद्र के दरबार में आया था। किसके दरबार में? भागभद्र के दरबार में आया था। चलिए नवां क्वेश्चन देखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा का है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। कलिंग के राजा खारवेल के बारे में बताता है। चलिए अगला देखिएगा कि 10वां क्वेश्चन कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताए थे कलिंग जो है ये कलिंग वर्तमान के उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात समझ में आया? चलिए 11वां क्वेश्चन, भारतवर्ष का सबसे पहला प्रयोग किस अभिलेख में हुआ? भारतवर्ष शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसमें हुआ? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ। किसमें हुआ? हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 8वां क्वेश्चन छूट गया था। 8वां क्वेश्चन देखिएगा कि बेसनगर अभिलेख कहाँ स्थित है? तो बेसनगर अभिलेख जो है विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। बेसनगर अभिलेख कहाँ पर स्थित है? विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रह जाएगा आपको। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिएगा, सोहगौरा अभिलेख किस बात की जानकारी देता है? तो सोहगौरा अभिलेख जो है अकाल की जानकारी देता है। किसकी जानकारी? अकाल या दुभिक्ष की जानकारी देता है कि अकाल के टाइम पे जो है अन्न, बहुत सारे अनाज का क्या कर लिया जाता था? भंडारण कर लिया जाता था, उसको जमा करके रखा जाता था जब अकाल आता था उससे कुछ समय पहले। ठीक है, बात समझ में आया? इसकी जानकारी सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। 13वां क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त द्वारा हुनों को हराने का उल्लेख किस अभिलेख में है? स्कंदगुप्त का जो है गुप्त वंश के जो राजा थे स्कंदगुप्त, इन्होंने हुनों को हराया था। इसकी जानकारी किसमें है? तो इसकी जानकारी है भीतरी अभिलेख में। किसमें है? भीतरी अभिलेख में। देखिए दोस्तों, भले ही आंसर आपके सामने है, लेकिन एक बार आप जब इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा ऑप्शन के साथ ना, तो आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा थ्योरी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिएगा कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहां पर मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख में मिलता है। यानी कि एरन अभिलेख में बताया गया है लगभग ये 510 ईस्वी के आसपास सती प्रथा का जो है पहला लिखित साक्ष्य मिला कि वहां के जो राजा थे, प्रतिहार राजा, उनके जो सेनापति थे, उनके मरने पर सेनापति की जो पत्नी थी उनको चिता के साथ जलना पड़ा था जिंदा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देखेगा कि मंदसौर अभिलेख किस शासक के विजय का वर्णन करता है? तो मंदसौर अभिलेख में किस शासक के जीतने मतलब विजय के बारे में बताया गया है? तो ये यशोवर्मन के विजय के बारे में बताता है कि किस तरह से। देखिए मंदसौर, आपको मंदसौर के बारे में दिखाते हैं कि मंदसौर में क्या कहा गया है। ठीक है, नासिक मंदसौर। देखिए मंदसौर में बताया गया है कि यशोवर्मन ने जो है हुनों पर विजय प्राप्त किया था। चलिए यशोवर्मन ने क्या किया था? हुनों पर विजय प्राप्त किया था। 16वां क्वेश्चन देखिएगा कि संस्कृत का पहला लंबा अभिलेख कौन सा है? यानी कि कौन सा अभिलेख जो है संस्कृत में लिखा गया था? तो याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ गुजरात में जो है जूनागढ़ अभिलेख वो संस्कृत में लिखा गया था। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिएगा कि नासिक अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है? आपको पता है नासिक जब आ जाए तो ये साउथ इंडिया में है, तो और साउथ
साउथ इंडिया में जो एक ही राजवंश फेमस हुआ करता था वो था कौन सा? सातवाहन वंश। कौन सा? सातवाहन वंश। याद रह जाएगा, सातवाहन वंश। 18वां क्वेश्चन देखिएगा कि प्रयाग स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिएगा कि एहोल अभिलेख किस राजा की विजय का वर्णन करता है? तो एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय की वर्णन करता है। पुलकेशिन द्वितीय के विजय का वर्णन करता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के विजय का वर्णन करता है। 20वां क्वेश्चन, ग्वालियर अभिलेख में किसकी विजय का उल्लेख है? बताइए कि ग्वालियर अभिलेख में किसका वर्णन किया गया है? तो ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट प्रथम का वर्णन किया गया है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन कि बंगाल के विजय सेन का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो बताइएगा कि बंगाल के विजय सेन का उल्लेख, बंगाल के जो राजा थे विजय सेन, उसका उल्लेख किसमें है? देवपाड़ा अभिलेख में। किसमें? देवपाड़ा अभिलेख में। 22वां क्वेश्चन, खुदाई से रिलेटेड बुर्ज होम स्थल किस काल से संबंधित है? तो ये जो है नवपाषाण काल से संबंधित है, यानी कि पत्थरों का नया युग से संबंधित है। बात समझ में आया? इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सभी चीजें भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए 23वां क्वेश्चन, बुर्ज होम स्थल कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, आपको हमने बताया था। और बताइएगा आपको ये 23 क्वेश्चन कैसा लगा और साथ ही थ्योरी पढ़ने में आपको कैसा लगा। ये जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगा तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आए ना, वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।